हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फोलीज कैथेटर था, ऑल अबाउट फोलीज कैथेटर, जो आप स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हो, उसका पार्ट 2 आज हमें स्टार्ट करना है। पार्ट टू में पार्ट टू में हमें देखने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। फोलीज कैथेटर के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें यूरिनरी यूजेस पढ़ने हैं, है ना। फोलिस कैसे यूजेस उसके क्या क्या होते हैं, यूरिनरी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड यूजेस क्या होते हैं, नॉन यूरिनरी यूजेस क्या होते हैं, क्या जो यूरिनरी सिस्टम है उससे हट करके क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, और वो यूजेस कौन से होंगे। तो उस पर वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं कि भैया ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि जो कैथेटर है वो यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी रिटेंशन अगर हो गया है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या यूरिनरी सिस्टम से हट कर क्या उसके यूजेस हैं, तो उसको जानने के लिए हम यूजेस पढ़ेंगे। कुछ 4-5 हमें याद करने हैं। वो प्रिकॉशंस, जब कैथेटर लग गया है तो क्या नॉर्मल जो यूरिनरी केस में यूरिनरी कैथेटर हमने किसी को इंसर्ट किया है, लगाया है, तो फिर क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना है। केयर आफ्टर कैथेटराइजेशन, उसके बाद केयर कैसे करनी है, चेंजिंग द कैथेटर, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेफरेंस। अब इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ तक कि ये जो चीजें हैं ये वाइवा में आपको पूछ सकते हैं ना, वाइवा में पूछ लेंगे जब भी फाइनल ईयर का वाइवा होगा और उसमें यूरिनरी कैथेटर रखा जाएगा मेडिसिन में, यहाँ पे ये जरूरत है। बाकी प्रिकॉशंस, केयर आफ्टर कैथेटराइजेशन, चेंज इन द कैथेटर, कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये चीजें ये भी वाइवा में पूछी जा सकती है। प्लस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब आएगा, जब अपन इंटर्नशिप करेंगे या फिर जब आपकी पोस्टिंग लगेगी और आपको जब कैथेटराइजेशन अगर आप लोग सीखने की चाह रखेंगे, तो बाकायदा आप सीखना चाहेंगे तो उसमें अगर आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल में, इंटर्नशिप में तो ये सब आने वाला है काम, और सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यूरिनरी यूजेस की बात करें तो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन टू रिलीव इट एंड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम एन्यूरिया। तो इसका क्या मतलब है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब, जब भी एक पेशेंट आता है हमारे पास, पेट फूला हुआ है, बाथरूम नहीं गया है, सुबह से बाथरूम आ रही है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, बहुत देर से ब्लैडर एकदम से फुल है, जो हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है वैसा ही पेशेंट है, बस वो कुछ ना कुछ हो गया होगा और उसके कारण वो यूरिन पास नहीं हो रही है उसकी। तो उसके लिए हम कैथेटर डाल कर के देखेंगे। कई बार होता है, बहुत रोता हुआ बच्चा आता है, कैथेटर डालते हैं और यूरिन पास हो जाती है, रिलीफ मिल जाता है उसको, ठीक है। और कई बार इन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएट इसको एनयूरिया। एनयूरिया मतलब अनेबिलिटी टू पास यूरिन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ब्लैडर में ही यूरिन नहीं है। तो उसमें भी जब आप कैथेटर डालोगे तो और आपका यूरिन नहीं आया है, तो पेशेंट बोलता है कि मैं 2 दिन से मतलब यूरिन पास नहीं हुआ है, और हमने कैथेटर डाल के देखा तब भी यूरिन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, इसमें जो किडनी की दिक्कत है, किडनी फेलियर के कारण या कुछ भी रीजन हो सकता है किडनी के अंदर, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन हुआ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज हो गई। अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर्स। तो अगर कोई डिजीज होती हैं, अपर मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट होता है, सीवीए के केसेस में, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जब होते हैं उसमें, तो ब्लैडर जो है वो इनकंटिन्यूअस कर अपना काम करना बंद कर देता है और कंटिन्यूअसली यूरिन की ड्रिबलिंग होने लगती है। तो हम एक कैथेटर डाल देते हैं, भैया जो सीवीए का पेशेंट है कैथेटर डाल दो, ताकि वो पेशेंट उसका हम यूरिन आउटपुट मॉनिटर कर सकें और एसेस कर सकें, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहे, ठीक है। प्रोस्टेट सर्जरी जब होती है, प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, आपने सुना होगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच, है ना। तो उसके लिए वो फ्रेयर्स ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी में आप पढ़ेंगे। फ्रेयर्स ऑपरेशन में जब जो सर्जरी होती है उसके बाद हम, सर्जरी में हम जो प्रोस्टेट होता है, अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझें, ये जो ब्लैडर है और ये हमारा प्रोस्टेट है ना, इस तरह का, ये प्रोस्टेट को हम पूरा कैप्सूल के सहित ये पूरा हिस्सा निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर जो कैथेटर आप इंसर्ट करते हो वो 3 वे कैथेटर, जैसे मैंने बताया था, 3 वे कैथेटर को हम यूज करते हैं प्रोस्टेट सर्जरी में। तो ये याद रखना है। तो जब यहाँ पे उसका बलून रहेगा और इस तरीके से कैथेटर को हम, और इसको थोड़ा सा ट्रैक्शन दे करके करते हैं। ट्रैक्शन देंगे तो यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स रहेंगी, यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स रहेंगी वो
मतलब उन पे कंप्रेशन जाएगा तो हीमोस्टेट मतलब उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इरिगेशन के लिए, तो मैंने बोला यहाँ पे जो ये जो कैथेटर होता है वो 3 वे कैथेटर होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको डायग्राम बनाया था जब पहली वीडियो में हमने डायग्राम देखा होगा। इस तरह के 3 पोर्ट रहते हैं उसमें। एक तो नॉर्मली जो पोर्ट रहता है वो हमारा कैथेटर का रहता है कि इसमें आप सेलाइन डालोगे, है ना। एक यूरिन आउटपुट का रहता है और एक में हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, इरिगेशन करेंगे। यहाँ से हम ग्लाइसिन सॉल्यूशन जो रहेगा, ग्लाइसिन सॉल्यूशन को डालते हैं और इरिगेट करते हैं, है ना। वो एक अलग चीज, उसका डायग्राम हम देखेंगे, जो पूरा सेटअप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रोस्टेट सर्जरी का भी हो गया। तीसरा, इंस्टिलिंग कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स इनटू द ब्लैडर। तो ये सिंपल यूरिनरी यूजेस में एक बड़ा सिंपल सा है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को हमें इंजर्ट करना है ब्लैडर के अंदर, थियोटेप और बीसीजी। बीसीजी जो रहता है, जब बीसीजी वही वाला बीसीजी है जो हम बच्चे में वैक्सीन लगता है, उसी बीसीजी का जो केमिकल होता है उसको हम कैंसर कीमोथेरेपी जो होती है उसमें यूज करते हैं। ठीक है। और सुप्राप्यूबिक सिस्टोटॉमी, अगर जो कैथेटर है वो इंजर्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, मियाटल स्टेनोसिस है या कुछ भी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ भी रीजन से हम कैथेटर को थ्रू द ग्लैंड्स या फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर सुप्राप्यूबिक सिस्टोटॉमी करते हैं। ऊपर जो प्यूबिक एरिया होता है, वहां पे सुप्रा प्यूबिक एरिया होता है, वहां पे हम कट लगा के, इंसिजन लगा करके कैथेटर को, यही वाले यूरिनरी कैथेटर को ही पास करते हैं, फोलिस कैथेटर को ऊपर से लगा देते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। यूरिन आउटपुट मैंने बता दिया। यूरिन आउटपुट, अगर कोई पेशेंट है उसका यूरिन आउटपुट मेजर करना है, शॉक के केसेस में, बर्न्स के केसेस में, रीनल फेलियर के केसेस में, तो हम यूरिन आउटपुट देखते हैं कि कितना यूरिन 24 आवर्स में कितना यूरिन आया। ठीक है, पर आवर उसका निकाल देते हैं। फिर ब्लैडर वॉशेस में यूरिनरी कैथेटर को हमने लगाया, जो जहां से यूरिन निकल रही है, जहां से यूरिन पास होती है, वहीं से ही हम सलाइन का इंजेक्शन लेंगे, या फिर कोई भी मेट्रोनिडाजोल का सॉल्यूशन ले सकते हैं और इंजेक्शन से वहां पुट करेंगे और वॉश करेंगे, है ना। आपने सलाइन डाला, फिर उसको आउट फ्लश करा, फिर सलाइन डाला, फिर फ्लश करा, फिर सलाइन डाला, फिर फ्लश करा। इस तरीके से ब्लैडर वॉशेस होते हैं। ठीक है। फिर टू यूरिन फॉर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, तो मिड स्ट्रीम यूरिन की जरूरत पड़ती है, और किसी को कैथेटर लगा हुआ है तो स्टेराइल यूरिन डायरेक्ट हमें यूरेथ्रा से अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, कैथेटर को इंसर्ट किया और उसको जो आउटफ्लो है उसको यूरोबैग से कनेक्ट ना करते हुए हम लोग उसको एक कंटेनर में, यूनिवर्सल कंटेनर में रख देंगे। यूनिवर्सल कंटेनर में जब होगा तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसका वो आ जाएगा। जैसे ये कैथेटर लगा हुआ है, ग्लैंस मैंने मान लिया अंदर कैथेटर है, और उसका जो 2 पोर्ट हमने नॉर्मल वाले जो रहते हैं, यहाँ से तो इंजेक्शन रहेगा, यहाँ से जो ये वाला जो पोर्ट रहेगा इसको मैं यूनिवर्सल कंटेनर में हमको स्टेराइल तरीके से रखना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कल्चर सेंसिटिव में अगर जरा से भी आपने कंटेमिनेशन कर दिया, आपने बाहर इस पे टच हो गया, हाथ हमारे टच हो गए, कहीं भी कुछ भी हुआ, तो फिर हमारे हाथ के बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया वहां पे आके इस यूरिन कंटेनर में आ जाएंगी, जिसके कारण जब इसको हम ग्रो करेंगे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, जब हम एक मीडिया देकर के ग्रो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, उसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाएगा तो परेशानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ डायग्राम्स हमने बोल लिया, जैसे कि जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसमें जो है बीसीजी का ट्रीटमेंट करते हैं, बीसीजी वॉश जैसे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का, तो इसको आप याद रखोगे, डायग्राम के थ्रू याद रह जाएगा। बीसीजी ट्रीटमेंट ब्लैडर कैंसर में हम यूज करते हैं एज अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो बनाया था फ्रेयर्स ऑपरेशन, सॉरी, फ्रेयर्स ऑपरेशन में जो ओपन प्रोस्टेक्टमी होता है, उसमें हम 3 वे कैथेटर का यूज करते हैं। आप जब इंटर्नशिप में जाओ सर्जरी की, या फिर जब वार्ड में पोस्टिंग में जाओ, तो देखना वहां पे जो सर्जरी, जब हम सामान अगर पेशेंट को कुछ बाहर से मंगाना होता है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है, तो 3 वे कैथेटर लिख करके हम उसको मंगाते हैं। ठीक है, 3 वे कैथेटर उसको लिखा रहेगा उसके पर्चे पे, अगले दिन सर्जरी होनी, ये वाला सामान रेडी रखना। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला 3 वे कैथेटर, ये
है ना, इसका 3 वो है और ये पूरा ब्लैडर में गया। मैंने जो डायग्राम पहले बनाया था, एक में ये इरिगेशन आ रहा है, एक पोर्ट में जो है वो बल्ब इन्फ्लेशन के लिए जो नॉर्मल सा जो रहता है वो है, और एक पोर्ट में यूरिन बैग कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पहला पोर्ट हो गया, ये दूसरा पोर्ट हो गया, और ये तीसरा पोर्ट हो गया। तो ये हमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इरिगेशन के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो ये अगर अपन पढ़ लेंगे तो अपने लिए अच्छा होगा। ग्लाइसिन सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद सुप्राप्यूबिक सिस्टोटॉमी। ठीक है, सिस्टोस्टोमी बोलते हैं, सिस्टोस्टोमी है ना, सिस्टोस्टोमी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टोमी मतलब माउथ बनाना, तो हम सुप्राप्यूबिक एरिया से जाते हैं और ये कैथेटर को इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन आ रहे होंगे जिससे कि हम कैथेटर को नहीं डाल पा रहे। ठीक है, तो डायग्राम से हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रहेगा, चीजें है ना। कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट फ्रेयर्स ऑपरेशन में और सुप्राप्यूबिक सिस्टोटॉमी में सिस्टोस्टोमी में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टोस्टोमी में हम यूज करते हैं। चलिए, उसके बाद नॉन यूरिनरी यूजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, तो एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से खून बहना जो होता है, फॉर नेजल पैकिंग के लिए हम यूज करते हैं इसका। एपिस्टेक्सिस का डायग्राम मैं बता देता हूँ, ये जो डायग्राम है ना, नोज ब्लीडिंग, आप कॉमन लैंग्वेज में नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। नोज ब्लीडिंग बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल पैकिंग विद फोलिस कैथेटर आप करते हो। फोलिस कैथेटर को हमने डाला यहाँ पे, देखो जो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स रहेंगी उनको हमें कंप्रेस करना है, तो यहाँ से हमने उसको अपने नॉस्ट्रल से कैथेटर को डाला और वहां जाके उसको इन्फ्लेट कर दिया, जब यहाँ पे वो आ गया तो ठीक है, तो बलून यहाँ इन्फ्लेट करेंगे तो ये जो ब्लड वेजल्स है वो कंप्रेस होकर के हमारा जो नेजल पैकिंग है उसका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है, उसके बाद वापस से जाते हैं, एनीमा ट्यूब इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में हमें एनीमा लगाना है तो फोलिस कैथेटर के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, एनीमा जो है, कॉन्स्टिपेशन है बच्चों में अगर नहीं हो रहा है तो एनल ओपनिंग के थ्रू हम एक मेडिकेशन डालते हैं या एनीमा ट्यूब डालते हैं, उससे हम फ्लैटस पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्डम कैथेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हिमरेज में हमें कॉन्डम कैथेटर बनाना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूरिन जो फोलिस कैथेटर है, सॉरी 2 वे वाला रहना है। ठीक है, उसका जो बैलून ये रहता है यहाँ पे थोड़ा सा कट करते हैं और एक कॉन्डम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से टाई कर देते हैं उसको और यहाँ से टाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी ऐसे कट कर देते हैं, तो और इसको फिर जब आप, ये जो हमने कुछ नहीं करा, ये जो बैलून था उसको ऊपर से कॉन्डम लगा करके और बड़ा बना दिया। अब जब ये फूलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये इतना इनफ होगा कि हम जो यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, यूटेरस से जो ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको, उसमें जो ब्लड वेजल्स हैं उनको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है, तो इसमें लिए भी हम यूज करते हैं इसको। और फिर है सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है बच्चों में, जो एसोफेजियल वेरिसेस अगर बच्चों में होता है तो हम सेंक्सटेकन ब्लैकमोर का ट्यूब का यूज करते हैं। स्पेशली अलग से ट्यूब आती है उस एसोफेजियल वेरिसेस में जो ब्लड वेजल्स हैं वहां, उनको कंप्रेस करने के लिए। सिंपल सा फंडा है, ब्लीडिंग को रोकना है, हमें कंप्रेस करना है। जो ब्लड वेजल्स ओपनिंग है उसको हम, अब ऑपरेशन के थ्रू हम उसे आर्टरी फोर्सेप्स से बंद कर देते हैं, उसको लाइगेट मतलब बंद करना रहता है, कुल मिला के ये काम है। तो सेंगस्टन ट्यूब में भी यही करना है, हमने डाला यूरिन, उसको ईसोफेगस में हमने वो कैथेटर डाला है और उसको इन्फ्लेट कर दिया, तो जो ब्लड वेजल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, दब जाएंगी, बाहर ऐसे इन्फ्लेट होगा बैलून तो ब्लड वेजल्स दब जाएंगी, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, डायग्राम्स देख लेते हैं। तो मैंने एपिस्टेक्सिस के लिए बता दिया, फिर ये वेरिसल ब्लीडिंग में, ठीक है, ये जो है वो स्पेशल जो आपका जो कैथेटर होता है, एस बी
ट्यूब जिसे आप बोलते हो, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब होती है, उसके जगह जब अगर अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी में तो हम फोलिस कैथेटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्डम, कैथेटर बनाना बताया है, जो मैंने एक चीज आपको बताई थी, उसके बारे में बनाना नहीं सीखना है हमें, वहां पे बस आपको एक बता दिया, जो बैलून है उसको हमने बड़ा कर दिया, तो जो कॉन्डम में पानी भर जाएगा और उसको हमें ब्लड जो है सलाइन से भर देते हैं ताकि उससे ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब प्रिकॉशंस, जब हमने एक बार नॉर्मली मेल या फीमेल में हमने कैथेटर डाल दिया है तो ये डालते समय हमें क्या बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि देखो एक सिंपल सा कैथेटर का प्रोसीजर होता है, एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है ये, ठीक है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है वो बड़ा बड़ा होता है, भयानक होता है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो हमारा ब्लैडर है, ठीक है, और यहां से जो यूरेथ्रा, मेल में यूरेथ्रा जो है वो बड़ा रहेगा, ये ग्लैंस आ गया। तो अगर हमने जो कैथेटर है वो सिर्फ इतना ही जा पाया, फॉर एग्जांपल जो कैथेटर है वो हमने इतना ही जा पाया और उसके बलून को हमने इन्फ्लेट कर दिया, वो अंदर है बकायदा इस तरह का है, तो ये जो आपका यूरेथ्रा है ये रप्चर हो जाता है, तो दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। यूरेथ्रा जब रप्चर हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर यहाँ से आने लगेगा ब्लड, तो वो जो एक कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ बात यहाँ पे की गई है, तो उसको हमें देखना है। ठीक है, क्या बात है फटाफट देख लेते हैं। कैथेटर शुड इंसर्टेड अप टू द बाइफर्केशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक है, भले ही हमारा यूरिन आउटफ्लो आने लगा है फिर भी हमें उसको बाइफर्केशन तक ही, बाइफर्केशन तक ही जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है तो उसमें फॉर एग्जांपल ये जो ओरिफिस है ये किसी का भी ओरिफिस हो सकता है, ग्लैंस का हो गया, तो भी हमें यहां तक ही पूरा ग्लैंस तक पूरा अंदर करना है, इंसर्ट करना रहता है कैथेटर को, ठीक है, उसको हम ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा इतना लंबा छोड़ करके, ये ग्लैंस है और इस तरह पे नहीं करने, इस पॉइंट पे आप इन्फ्लेट उसको नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेट करा तो बाई चांस ये यहाँ पर निकला, तो अगर ये इन्फ्लेट हो गया, यूरेथ्रा के अंदर बैलून इन्फ्लेट हो गया तो यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फीमेल में भी हमें ये करना है, फीमेल में भी हमने बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स थे उनसे पूछा, कई बार क्या होता है फीमेल में, फीमेल का जो यूरेथ्रा मैंने बताया था डायग्राम में देखें तो छोटा होता है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के करीब रहता है, ठीक है, और ये ओपनिंग आ जाती है बाहर, तो अगर हमने कैथेटर डाला 4 सेंटीमीटर ही जा करके, और वो कई बार अगर यहाँ से अटका तो जाता नहीं है, अगर वो नहीं जा रहा है तो भी फीमेल में ये होता है कि हाँ अपन 4 सेंटीमीटर 8 लगभग उस सब सेफ साइड लेने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि वो वहां जाके कॉइल हो जाए, ठीक है, कैथेटर कॉइल हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कैथेटर हमने अंडर डाला, फिर हमने उसको बैलून को इन्फ्लेट करा और फिर धीरे से हम कैथेटर को खींच लेंगे, ठीक है, पुल कर लेंगे तो ये जो बैलून है जब भर जाएगा तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो हमें उतना समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से कैथेटर जो है वो सेफ साइड में डला हुआ है। सेफ साइड के लिए हम पूरा इंसर्ट करते हैं, बाइफर्केशन तक हमें रिस्पेक्टिव द भले ही यूरिन आउटफ्लो पहले आ जाता है, हमें बाइफर्केशन तक ही कैथेटर को डालना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। द बैलून, ये लिखा हुआ इन्होंने, द बैलून इज सब टर्मिनल एंड आई इज डिस्टल टू इट, हेंस देयर इज अ चांस ऑफ द आई बीइंग इन द ब्लैडर allowing the outflow of urine while the balloon is still in the urethra। कई बार क्या हो सकता है कि जैसे यूरेथ्रा है हमारा, तो ये जो आई है, ये जो आई है ये आई यहाँ पे रह जाए और जो बैलून है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब बैलून जब यहाँ पे आएगा और आपने उसको इन्फ्लेट कर दिया
तो भी रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए हम बोला जाता है कि बाइफरकेशन तक ही आपको यूरिन आउटफ्लो भले ही पहले आ जाए, हमें बाइफरकेशन तक ही कैथेटर को इंसर्ट करना है और उसके बाद ही हमें उसे बैलून का जो है इन्फ्लेट करना है। ठीक है, आई समझ में? एट दिस पॉइंट इफ द बैलून इज इन्फ्लेटेड इट विल लीड टू रप्चर ऑफ द यूरेथ्रा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन, सिंपल सा प्रोसीजर का हम पेशेंट का कवाड़ा कर देंगे। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द बैलून शुड बी इन्फ्लेटेड विद डिस्टिल वाटर और सैलाइन। तो डिस्टिल वाटर आइडियल होता है, हमने बता दिया है। और अगर लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, सैलाइन पॉसिबल है। लेकिन हम एयर को हमें यूज नहीं करना है, ये बात इन्होंने खास तरीके से बोल दी है। एयर को हम यूज नहीं करेंगे फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों नहीं कर सकते, तो हमने बताया है कि एक डायग्राम में बना देता हूं। जैसे कि ये ब्लैडर है, इसमें ये डली हुई है यूरिन, और अगर हमने एयर भरी हुई है इस कैथेटर के अंदर और इसमें आई जो रहती है वो इस तरफ रहती है। आई का मतलब होता है यहां से एंट्री जाएगी, इस ओपनिंग है तो यहां से यूरिन इधर से जाएगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एयर भरी हुई है तो ये जो कैथेटर है वो फ्लोट करेगा, और फ्लोट करेगा तो आई जो है, ये जो इसकी आई है वो रहेगी ऊपर, बाहर रहेगी, और वहां से यूरिन आउटफ्लो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो यहाँ होना चाहिए, इधर इस वाले एरिया में कहीं पर होगा तब जाके तो वो यूरिन आ पाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर से नहीं भर सकते। दूसरा, अगर बाई चांस एक्सेस एयर हमने भरी और ये जाके रप्चर हो गया, ठीक है, रप्चर हुआ तो जो एयर है वो वहां पे जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लैडर की जो आर्टरीज और ब्लड वेजल्स है, वहां से डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर आ जाएंगी और वहां से एयर एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्होंने यही बोला, इफ इन केस रप्चर ऑफ द बैलून एयर कुड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वेसिकल वेन्स लीडिंग टू एन एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इन फीमेल द कैथेटर कैन इजीली एंटर इनटू द वजाइना एंड गेट कॉइल्ड। कई बार क्या होता है, कैथेटर वजाइना के अंदर चला जाएगा फीमेल के अंदर, तो उस समय यूरिन आउटपुट नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि कैथेटर को हमें सही तरीके से, बहुत मुश्किल होता है फीमेल में कैथेटर को डालना, क्योंकि वहां पे वेजाइनल ओपनिंग भी होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग भी होती है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग हमेशा ऊपर रहती है और वेजाइनल ओपनिंग हमेशा नीचे रहती है। ये चीज हमें ध्यान रखना रहता है प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केयर आफ्टर कैथेटराइजेशन। जब हमने कैथेटर एक पेशेंट को डाल दिया, मेल पेशेंट की बात करते हैं, मेल में ही केयर की जरूरत, फीमेल में भी बेशक। क्या करना है, उसको पेशेंट को बोलना है भैया खींचना नहीं है इसको। ड्रेसिंग, डेली ड्रेसिंग ऑफ द ग्लैंड्स होना चाहिए। मेल के अंदर ग्लैंड्स शुड बी डन बाय रिट्रैक्टिंग द प्रोप्यूज एंड क्लीनिंग द ग्लैंड्स एंड कैथेटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जो ग्लैंड्स होता है, ठीक है, उसको हमें डेली ड्रेसिंग करना है। ये आपका कैथेटर डला हुआ है तो हमें उसको ड्रेसिंग करना रहता है। सर्जरी के अंदर इंटर्नशिप में यही बहुत बड़ा काम रहता है। सर गुस्सा होते हैं अगर आपने सुबह उनके राउंड से पहले जो बोलते हैं कैथेटर केयर नहीं करा है, फोलिस केयर बोला जाता है उसको, अगर नहीं करा है तो डांट पिटता है। कुछ नहीं करना, बीटाडीन के सॉल्यूशन ग्लव्स पहन करके जो प्रेप्यूज होता है उसको रिट्रैक्ट करके ग्लैंड्स को बीटाडीन के सॉल्यूशन से क्लीन करना है, अच्छे से बीटाडीन लगा करके क्लीन करना है, फिर वापस से ग्लैंड्स को अपनी पोजीशन पे रखना है। ठीक है, उसको वापस से ग्लैंस के ऊपर रख देना है। ठीक है, कर चढ़ा देते हैं जो ये उसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमें गॉज लेते हैं, उसमें बीटाडीन रखते हैं, एक गॉज को यहाँ पे लपेटा जाता है, इस तरीके से गॉज लिया जाता है और गॉज को यहाँ लगा देते हैं ना, बीटाडीन का गॉज। और फिर एक और गॉज व्हाइट कलर का लेते हैं जो विदाउट बीटाडीन लगा के फिर हम इसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं। तो टेप लग के ये उतना एरिया सिक्योर हो जाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं करते तो डांट पिटती है। तो ये चीजें है। दूसरा, ब्लैडर वॉशेज should be done frequently to decrease the chance of cystitis। कई बार बहुत लंबे समय से अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है तो ब्लैडर वॉश करना रहता है। ब्लैडर वॉश करने के लिए उसको प्रिवेंट करने, किसी चीज को सिस्टाइटिस इन्फेक्शन ना हो जाए, ब्लैडर का इन्फेक्शन ना हो जाए, सिस्टाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो सिस्टाइटिस से बचने के लिए हम ब्लैडर वॉश करते हैं। ब्लैडर वॉश में कुछ नहीं होता, जहां से यूरिन आ रही है उसको हटाते हैं, जो यूरोबैग का जो रहता है पोर्ट उसको हटा करके हम यहाँ से इंजेक्शन से सलाइन डाल देते हैं। सलाइन से एक बार करते हैं फिर वापस निकालते हैं, फिर दूसरा बार सलाइन पुश करते हैं फिर वापस निकालते, इस तरीके से 2-3 बार ब्लैडर वॉश करते हैं। इसमें आप एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन भी मेट्रोनिडाजोल वगैरह ले सकते हो ना, एज पर द टीचर को पूछ करके। ठीक है, डॉक्टर को पूछ करके। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग द कैथेटर। अब हमने जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, लेटेक्स का जो फोलिस कैथेटर होता है कैन बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ
1 से 2 वीक्स के लिए कोई इरिटेशन नहीं होता, लेटेक्स वाला जो होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें सिलिकॉनाइज्ड कैथेटर है तो वो 1 महीने के लिए आप डले रहने दे सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन यही है कि भैया डिफिकल्टी इन डिफ्लेटिंग द बैलून, कई बार जब आप रिमूव कर रहे होते हो कैथेटर को तो हमें बैलून को डिफ्लेट करना होता है, वापस से उसका जो सलाइन है वो 10 ml की सिरिंज लेकर के लगाते हैं और वापस से पुश करके सलाइन निकाल दें ताकि बैलून पूरा डिफ्लेट हो जाए, फिर हम कैथेटर निकाल पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हो सकता है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कुछ क्रिस्टलाइजेशन के कारण, सलाइन डाला है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन के कारण हो सकता है बैलून डिफ्लेट ना हो और कैथेटर निकले ना। तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए कुछ नहीं, 2-3 चीजें हैं। ओवर डिस्टेंड करके बैलून को रप्चर कर दो, डिस्टिल सलाइन या डिस्टिल वाटर से, है ना, रप्चर कर सकते हो। दूसरा, वॉलेटाइल एक्सपेंड रप्चर द बैलून, ईथर 1 ml ईथर डाल दो, उसमें भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, वो वहां जाकर के बैलून में जाकर के एक्सपेंड हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा, ठीक है। कट द कैथेटर अबव द लेवल ऑफ वॉल्व के ऊपर से, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्व रहता है, तो ये जो बड़ा वाला है आउटपुट के लिए है, ये है ये, तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है जिससे कि जो भी हम अंदर डालते हैं वो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि सलाइन एक बार डालते हो वो वापस नहीं आता, तो हम यहाँ से कट कर दें और उसके बाद सलाइन आने लगेगा बाहर, और फिर हम वॉल्व खराब हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। तो कट कर दिया, सलाइन वापस आ गया, फिर हम उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। गाइड वायर के थ्रू रप्चर कर सकते हो। गाइड वायर कैसा है, यहाँ से आपने एक गाइड वायर डाल दिया और इधर से जाके उसको कर दिया तो वो रप्चर हो सकता है, ठीक है। रप्चर द बैलून अंडर अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस, सुप्राप्यूबिक रप्चर कर सकते हो, बहुत ज्यादा परेशानी है सोनोग्राफी की गाइडेंस के अंदर सुप्राप्यूबिक रप्चर कर सकते हो। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया, डिफिकल्टी डिफ्लेटिंग इन द बलून और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे खतरनाक जो लगाते समय, इसे बोलोगे इट्रोजेनिक, ठीक है। रप्चर ऑफ द यूरेथ्रा, रप्चर ऑफ द यूरेथ्रा नहीं होना चाहिए। इफ कैथेटर इज पुल्ड बाय द पेशेंट, कैथेटर को आपने, कैथेटर को उसने खींच लिया, बैलून फुल इन्फ्लेटेड है और उसने खींच लिया, तो जो बैलून है ना वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आएगा, यूरेथ्रा पतला है, बैलून बड़ा है, तो रप्चर हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा, स्ट्रक्चर ऑफ द कैथेटर डाला हुआ है तो यूरेथ्रा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है उसमें। कैलकुलस फॉर्मेशन एट द टिप ऑफ द कैथेटर, के बाहर जो है वो कैथेटर, सॉरी, कैलकुलस बन सकते हैं। कैलकुलस मतलब क्रिस्टलाइजेशन, NaCl है, NaCl क्रिस्टल बन सकते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है। वो इमेज है, इस तरह का कैथेटर रहेगा, उसकी 2 ल्यूमन रहेंगी, है ना, एक तो रहेगी बैलून वाली और एक रहेगी यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे पूरे में वो जो NaCl क्रिस्टल्स है नमक जैसा बन करके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। पैराफिमोसिस इफ प्रफ्यूज नॉट रिप्लेस्ड ओवर ग्लैंस आफ्टर द प्रोसीजर, तो ये हमें जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है, जो ग्लैंस होती है उसको हमें वापस से कैथेटर के बाद ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक है, शुद्ध भाषा में बोले तो। लेकिन कई बार अगर ये इस तरीके से हो जाए तो कैथेटर क्या होता है, जब पाइप, इतना मोटा पाइप जब आपने कैथेटर डाला है तो ये जो ग्लैंस है वो थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है उसके लिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें प्रोप्यूज को वापस से इंटैक्ट कर देना है, चढ़ा देना है, ठीक है। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है, उसको नहीं, और डांट भी पड़ती है, राउंड होता है सुबह और वो देखते हैं कि प्रोप्यूज बिल्कुल रिट्रैक्टेड नहीं है तो डांट पड़ता है, ठीक है, डांट पड़ती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हमें यूरिनरी कैथेटर नहीं डालना है? तो मियोटिल स्टेनोसिस है, जो हमारा जो आउटर ग्लैंड्स है उसके बाहर ये जो मियोटिल है, इधर पे स्टेनोसिस है, मतलब स्ट्रक्चर है, जा नहीं पा रहा है, ओपनिंग बहुत छोटी है, कैथेटर जा ही नहीं पा रहा है, तो आप नहीं डालोगे। फिमोसिस है, फिमोसिस मतलब जो ग्लैंड्स है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है तो फेमोसिस होता है, इसको फेमोसिस बोलते हैं, तब भी आप कैथेटर नहीं डालोगे। सस्पेक्टेड रप्चर ऑफ यूरेथ्रा, किसी भी ट्रॉमा के थ्रू अगर यूरेथ्रा रप्चर पहले से ही है, रप्चर हो गया यूरेथ्रा का, तो भी हमें कैथेटर नहीं डालना है क्योंकि फर्दर इंजरी हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है वो उसका स्ट्रक्चर हो गया है, सिकुड़ गया है, पतला हो गया है, तब भी हम नहीं करेंगे। एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट, कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन में हम इस तरह के जो इंटरवेंशन होते हैं कैथेटर नहीं डालते। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूटीआई का पेशेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं? पीजे मेहता की प्रैक्टिकल की मैनुअल है, वहां से मैंने लिया है, और जो अर्चित बलूर की जो इन इनसाइडर्स गाइड और क्लिनिकल मेडिकेशन है, दोनों बहुत अच्छी किताबें, इनसे हमने जिससे कंटेंट लिया हुआ है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच इतना सुनने के लिए।
थैंक यू।